नमस्कार और स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम पायलट स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करती है। तो सवाल ये है कि एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट को एक महंगी मुसीबत बनने से कैसे बचाया जाए। ये वो सवाल है जो हर रिसर्चर के मन में आता है। देखिए, कोई भी आइडिया कागज पर तो शानदार लगता है ना, लेकिन असल दुनिया में जब उसे करने जाओ तो पता नहीं क्या क्या मुश्किलें सामने आ जाती हैं। तो फिर इसका रास्ता क्या है? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शोध का जुआ से, फिर जानेंगे कि ये पायलट स्टडी आखिर है क्या। इसकी 6 स्टेप वाले ड्रेस रिहर्सल को समझेंगे, इसके फायदे और इसकी कुछ लिमिटेशंस को देखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि ये हमें गो या नो गो का फैसला लेने में कैसे मदद करती है। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, शोध का जुआ, और समझते हैं कि बिना तैयारी के किसी भी रिसर्च में कूदना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। जरा सोचिए, महीनों बल्कि सालों की मेहनत, लाखों रुपए सब एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट में लगा दिए, और आखिर में जाकर पता चलता है कि अरे, हमारे तो सवाल ही गलत थे। जब कोई रिसर्चर बिना किसी ट्रायल की सीधे मेन स्टडी में कूद जाता ना, तो बिल्कुल यही होता है, सब कुछ बर्बाद, पैसा, समय और नतीजों पर भी कोई भरोसा नहीं कर पाता। मतलब एक बहुत बड़ी और महंगी गलती। तो इस रिसर्च वाले जुए का हल क्या है? बस यहीं पर एंट्री होती है पायलट स्टडी की। आसान भाषा में कहें तो पायलट स्टडी आपके मेन रिसर्च का एक छोटा सा ट्रायल वर्जन है। इसे फीजिबिलिटी स्टडी या मिनी ट्रायल भी कह सकते हैं। समझ लीजिए, असली शो से पहले की एक ड्रेस रिहर्सल। ये जो कोट है ना, ये पायलट स्टडी की अहमियत को एकदम सही तरीके से बताता है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक बचाव का तरीका है जो रिसर्चर्स को बड़ी बड़ी गलतियों और पैसों के नुकसान से बचाता है। तो ठीक है, ये ड्रेस रिहर्सल असल में होती कैसे है? ये एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मेन स्टडी को बुलेट प्रूफ बनाने में मदद करती है। चलिए इन स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ना 6 स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले स्टेप 1, प्लानिंग और डिजाइन। इसमें हम तय करते हैं कि आखिर हमें पता क्या करना है। जैसे, क्या हमारा सर्वे कुछ ज्यादा ही लंबा तो नहीं है? और फिर मेन स्टडी के लिए जितने लोग चाहिए, उसका बस 10 से 20% का एक छोटा सा सैंपल चुन लेते हैं। फिर आता है स्टेप 2, यानी टेस्टिंग। यहां हम अपने सवालों, इंटरव्यूज या जो भी टूल्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजिंग शब्द या टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो पकड़ में आ जाए। स्टेप 3 है लॉजिस्टिक्स और फीजिबिलिटी को जांचना। मतलब डेटा इकट्ठा करने में असल में कितना टाइम लग रहा है, क्या लोग हमारे स्टडी में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हैं। इसके बाद स्टेप 4 में हम मिले हुए डेटा का एक ट्रायल एनालिसिस करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर डेटा को ठीक से पढ़ पा रहा है या नहीं। स्टेप 5 है रिव्यू और सुधार। यहाँ पार्टिसिपेंट से फीडबैक लिया जाता है और उसके आधार पर हम अपने तरीकों को बेहतर बनाते हैं। और आखिर में स्टेप 6, फाइनल रिपोर्टिंग। जो भी बदलाव किए उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाता है और फिर ये फैसला लिया जाता है कि भाई आगे बढ़ना है, कुछ बदलना है या प्रोजेक्ट को यहीं रोक देना है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए अब इसके उन ठोस फायदों पर बात करते हैं जो पायलट स्टडी में टाइम और रिसोर्स लगाने से मिलते हैं। इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये सारे फायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब सवालों को टेस्ट किया जाता है तो डिजाइन अपने आप बेहतर होता है। जब फिजिबिलिटी चेक होती है तो समय और पैसा दोनों बचता है। मतलब ये एक ऐसी जबरदस्त प्रक्रिया है जो फाइनल स्टडी को कई गुना मजबूत बना देती है। और यहाँ कुछ और फायदे भी हैं। जैसे एक पायलट स्टडी ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि मेन स्टडी के लिए असल में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, ये टीम को असली डेटा कलेक्शन के लिए तैयार होने का एक मौका भी लेती है, जिससे उनके प्रैक्टिकल स्किल्स भी बेहतर होते हैं। पायलट स्टडी के इतने फायदे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि हम इसकी कुछ सीमाओं को भी समझें ताकि हमारा नजरिया एकदम बैलेंस्ड रहे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट स्टडी का छोटा होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। छोटे स्केल की वजह से हम तरीकों को आसानी से टेस्ट कर पाते हैं, लेकिन इसी वजह से इसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। और हाँ, एक और जरूरी बात, जिन लोगों ने पायलट स्टडी में हिस्सा लिया है उन्हें आमतौर पर मेन स्टडी से बाहर रखा जाता है ताकि नतीजों में कोई गड़बड़ी ना हो। जैसा कि हमने पहले भी बात की, पायलट स्टडी का सैंपल साइज मेन स्टडी का सिर्फ 10 से 20% ही होता है। ये साइज तरीकों को परखने के लिए तो काफी है, लेकिन इतने छोटे सैंपल से मिले नतीजों के आधार पर कोई बड़ा दावा नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो इस अंडर पावर्ड का क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा सैंपल साइज इतना छोटा है कि इससे मिले नतीजों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे एक छोटी दूरबीन से पूरे ब्रह्मांड को देखने की कोशिश करना। आपको एक हल्की सी झलक तो मिल जाएगी, लेकिन पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखेगी। इसीलिए पायलट डेटा के आधार पर कोई भी बड़ा स्टैटिस्टिकल क्लेम करने से बचना चाहिए। और ये सारी बातें हमें पायलट स्टडी के सबसे अहम रोल पर ले आती हैं, और वो है एक ज़रूरी फैसला लेने में मदद करना। जब पायलट स्टडी खत्म होती है तो रिसर्चर के हाथ में ठोस सबूत होते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और कहाँ सुधार की जरूरत है। इस जानकारी के दम पर वे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ या तो आगे बढ़ सकते हैं, या जरूरी बदलाव कर सकते हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं जो शायद प्रैक्टिकल ही नहीं था। आखिर में पायलट स्टडी एक रिसर्चर को इसी अहम सवाल का जवाब देने में मदद करती है। ये पक्का करती है कि हमारा कीमती समय, पैसा और मेहनत सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर लगें जिनके कामयाब होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। इसीलिए इसे किसी भी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट का फाइनल गेटवे कहना गलत नहीं होगा।